कई लोग ऐसे भी हैं एस्ट्रोलॉजी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं। बच्चे का एक माइंडसेट है कि मुझे बड़ा होके पायलट बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है या एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना है। लेकिन जैसे जैसे एक सामाजिक दायरे से व्यक्ति गुजरता है, बहुत सारी जीवन के परिवर्तन और संघर्ष को वह व्यक्ति फेस करता है। उस कंसेप्ट में ज्योतिष एक बहुत ही अच्छा माध्यम है व्यक्ति को एक मानसिक स्टेबिलिटी करने में। देखा जाता है कि लोग ऑफिस में बड़े परेशान हैं, एम्प्लॉयज़ अपने बॉस के साथ उनकी नहीं बन पा रही है, बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। व्यक्ति का बुध ग्रह अच्छा होना और बुध ग्रह का अच्छा होना दर्शाता है कि व्यक्ति की वाणी अगर वो सॉफ्ट है और अच्छी है तो जिस भी कंपनी में जिस भी ऑफिस में व्यक्ति कार्य कर रहा है वहाँ पर एम्प्लॉय और ओनर है सामंजस्य है वो काफी अच्छा काम है देखने के लिए। कुंडलियाँ मिलाने के बावजूद भी वेदांत जी हम देखते हैं कि लोगों की मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाती, डाइवोर्स के रेट्स कितने हाई जा रहे हैं। पर्सनल कंसल्टेशन में देखा कि व्यक्ति की जो डिजायर है इच्छा शक्ति है वो इसका बहुत ही मेजर कारण है डिवोर्स का। वहाँ पर कुंडली मिलाने वाला कंसेप्ट एक या दो पेज नहीं देखनी चाहिए। डिप्रेशन और कुंडली का क्या नाता है? हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन की वजह से लोग अटेम्प्ट ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। तुला लगन का जो व्यक्ति है अगर वो नॉर्थ वेस्ट का उसका बेडरूम तो वहाँ पर जो मानसिक तनाव है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ उस व्यक्ति की जो महादशा है वो चंद्र ग्रह से रूढ़ और चंद्र ग्रह का जो एस्पेक्ट या युति है वो सैटर्न और राहु तो उस व्यक्ति को डिप्रेशन से संबंधित जो परेशानी है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के तौर पर हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस पर विच एक्चुअली क्रिएट्स इम्पैक्ट। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आप लोगों में से कई लोगों का फेवरेट होगा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र। इस टॉपिक पर एक डीप डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट मिस्टर वेदांत शर्मा जो करीबन 15 सालों से एस्ट्रोलॉजी को बहुत डीपली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए उनसे एक डीप डिस्कशन के लिए उनसे बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेदांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद मैम। कैसे हैं सर आप? ऑल गुड मैम। ऑल राइट। सो स्टार्ट करने के लिए वेदांत जी प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपने ये जर्नी कैसे शुरू की, आपने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई एक्चुअली कब से स्टार्ट की? जी मैंने सन 2008 से वैदिक ज्योतिष को स्टार्ट किया है और समय समय के अंतराल पे मैंने इसमें भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, वैदिक न्यूमरोलॉजी की जो शाखाएं हैं उन पर भी मैंने कार्य किया है और वर्तमान समय में भी मैं ज्योतिष का स्टूडेंट एक विद्यार्थी हूँ। अच्छा, आप अभी भी पढ़ रहे हैं जी। एस्ट्रोलॉजी। तो जैसे आप इतने सालों से एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्या आपको मोटिवेट करता है इसको और डीपली पढ़ने के लिए? जी देखिए, ये हमारे सनातन के हिसाब से और हमारे एक सामाजिक दायरे के अनुसार काफ़ी अच्छी पद्धति है एक व्यक्तिगत जीवन को जीने के लिए। और प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में अप एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, बहुत सारे संघर्ष रहते हैं। तो ज्योतिष के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी लाइफ में काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान ढूंढता है और धीरे धीरे वो चीज़ें कम और ख़त्म भी होती हैं जीवन से। तो जैसे हम देखते हैं वेदांत जी कि जब लोग एक्चुअली में परेशान होते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके या अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, वो तभी एस्ट्रोलॉजी की तरफ आते हैं, है ना? उनको अपना फ्यूचर प्रेडिक्शन करवाना होता है या कुछ होता है। तो लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है लेकिन वो फिर भी एस्ट्रोलॉजी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं। ये देखिए, ज्योतिष का कंसेप्ट सिर्फ समस्या का समाधान ही नहीं है। लगन कुंडली के अनुसार जो कुंडली का 5वां भाव है वो व्यक्ति के नॉलेज को, उसकी संतान से रिलेटिव जो पक्ष हैं उनके बारे में एक दायरे को काफ़ी बड़े लेवल पर समझाने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति जो कि अपने बच्चे के फ्यूचर एजुकेशन के रिगार्डिंग एक ज्योतिष के पास आता है तो वहाँ पर उसे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन फिर भी एक अच्छे दौर को व्यक्ति जीवन में जीने के लिए ज्योतिष का उपयोग करता है। बिजनेस की ग्रोथ के कंसेप्ट में भी कई बार एक व्यक्ति ज्योतिष का सहारा लेता है और ये जो सारी चीज़ें हैं ये व्यक्तिगत जीवन से स्टार्ट होती हैं। एक बच्चे के मन में स्टार्टिंग से ही किसी भी कार्य के प्रति एक अट्रैक्शन होता है। बच्चे का एक माइंडसेट है कि मुझे बड़ा होके
एक पायलट बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है True. या एक अच्छा पॉलिटिशियंस बनना है। लेकिन जैसे जैसे एक सामाजिक दायरे से व्यक्ति गुजरता है तो बहुत सारी जीवन के परिवर्तन और संघर्ष को वह व्यक्ति फेस करता है। उस कंसेप्ट में ज्योतिष एक बहुत ही अच्छा माध्यम है व्यक्ति को एक मानसिक स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए। तो ये मतलब जनरली हर किसी को इम्पैक्ट करता है, वो बच्चा हो, वो मिडिल एज्ड इंसान हो, या ऑब्वियसली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हो। जी ये देखिए, कहना चाहें? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख और संघर्ष ये एक स्वाभाविक चीज़ है। सही बात है। किसी के स्टार्टिंग में, किसी के मिड एज में, किसी जी। की लास्ट एज में व्यक्ति फेस करता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो आप कोई ऐसी स्टोरी वेदांत जी अगर हमारे साथ बताना चाहें कि जहां आपकी कंसल्टिंग से या आपके एडवाइसेस से लोगों की ज़िंदगी में कुछ चेंज आया हो या कुछ बड़ा इम्पैक्ट हुआ हो? जी देखिए, ज्योतिष में मेरा सबसे ज़्यादा जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का क्षेत्र है। अच्छा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वर्तमान समय में काफ़ी सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी व्यक्ति क्योर नहीं होता। और ज्योतिष के माध्यम से हमारा जो अर्थवेद है, अर्थवेद बेसिकली हमारा यंत्र से, मंत्र से, तंत्र से और जो हमारी मेडिसिन्स की रिसर्च है उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ज्योतिष में जब एक व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने के बाद व्यक्ति में कोई सुधार नहीं है, तो वहाँ पर एक ज्योतिष का जो कंसेप्ट है उसमें एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और हाउस मैप जो कि एस्ट्रो वास्तु का बहुत अभिन्न अंग है, इसके माध्यम से 100% काफ़ी अच्छे परिणाम देखने के लिए मिले हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वेदांत जी, जहाँ तक मैंने देखा है कि एस्ट्रोलॉजी सारा बिलीफ पे है, आप जितना यकीन इस पे रखोगे आप उतना ज़्यादा स्ट्रांगली इसको बिलीव करते हो। लेकिन बिलीव के साथ साथ लोग मिसकंसेप्शंस में भी आ जाते हैं, वो सिर्फ मानने के लिए कुछ भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? वर्तमान समय में ही ऐसा नहीं है कि मिसकंसेप्शंस का जो थ्योरी है वो कार्य कर रही है। पास्ट टाइम से भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखने के लिए मिली। काफ़ी सारे जो बाबा हैं उन्होंने अपने आप को स्वयं ईश्वर घोषित किया और समाज के एक बहुत बड़े दायरे को उन्होंने दूषित भी किया है। वर्तमान समय में भी काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, शास्त्री, भागवत आचार्य, बिल्कुल, और भी काफ़ी अलग अलग डिफरेंट वर्किंग के व्यक्ति हैं जो पिछले कुछ समय से शनि ग्रह का गोचर, राहु ग्रह का गोचर, केतु ग्रह का गोचर, 1 नंबर से 9 नंबर न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट में वो वीडियोस वगैरह पॉडकास्ट के माध्यम से पब्लिश कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति का दायरा नहीं है वो व्यक्ति उस कार्य क्षेत्र में चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्लेन करना बहुत ही कठिन कार्य है और शायद बहुत ज़रूरी भी है कि आप सही तरीके से अपनी बात लोगों तक रख पाएँ। इसी चक्कर में आई गेस लोग मिसकंसेप्शंस पर यकीन करने लगे हैं। तो जैसे आपने न्यूमरोलॉजी की बात की वेदांत जी, मैं प्लीज़ चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र तीनों में बहुत डिफरेंस है, तो अगर आप अलग अलग करके लोगों को समझा पाएँ। जी, वैदिक ज्योतिष में षोडश वर्ग कुंडलियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग हैं ज्योतिष का, जिससे लगन कुंडली व्यक्ति के स्वभाव को, शारीरिक संरचना को दर्शाती है। नवमांस कुंडली व्यक्ति के भाग्य को, उसकी मैरिज लाइफ को प्रदर्शित करती है। D7 जो चार्ट है वो चाइल्ड बर्थ से रिलेटिव बच्चों के ग्रोथ को, बच्चों से संबंधित जो परेशानियां हैं उससे जुड़ा हुआ है। दशमांश कुंडली एक व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को, कार्य को दर्शाती है। एक व्यक्ति अपने लाइफ में कोई भी कार्य जब स्टार्ट करता है तो वहाँ पर लगन कुंडली का जो दशम भाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में कितना सफल होगा ये दशमांश कुंडली के ऊपर निर्धारित है। और इसके साथ साथ जब एक व्यक्ति अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस वर्क प्लेस में वास्तु का प्रयोग करता है तो काफ़ी अच्छी सफलता देखने के लिए मिलती है। वास्तु का जो कंसेप्ट है वो सार्वभौमिक है, ऐसा नहीं है कि वर्तमान समय में वास्तु प्रकट हुआ है। हमारे वैदिक ज्योतिष सिस्टम में जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, वहाँ पर 33 कोटि देवता और 12 असुर का जो वर्णन है वही सीधा कंसेप्ट वास्तु पुरुष मंडल के 45 देवताओं के निवास स्थान में देखने के लिए मिलता है।
न्यूमरोलॉजी वर्तमान कंटेक्स्ट में जो कि पश्चिमी सभ्यता का एक अभिन्न अंग प्रस्तुत है और ये हमारे वैदिक ज्योतिष सिस्टम से ही स्टार्ट है। उसे वैदिक न्यूमरोलॉजी के नाम से जानते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति का जो नाम है वो उसके लिनेज से, मतलब उसके प्रारब्ध से जुड़कर और वर्तमान स्थितियों में एक अच्छा प्रभाव, एक अच्छा रिजल्ट प्रदर्शित करता है। तो ये जो वास्तु, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष का कंसेप्ट है, ये हमारे प्राचीन सनातन की देन है और एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी अच्छे ढंग से कार्य भी करता है। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट लोगों के जीवन में क्या हो रहा है। तो अगर हम वास्तु की बात करें वेदांत जी, तो कहा जाता है कि आप अपने घर में इस चीज़ की डायरेक्शन को इधर रख दें या इस चीज़ की डायरेक्शन को उधर रख दें तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके रिश्तों में बहुत चेंजेस आते हैं। तो ये एक मिथ है या किस हद तक इसमें सच्चाई है? देखिए, ये मिथ नहीं है, इसमें दो कंसेप्ट हैं, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु। एक घर में 5 सदस्य निवास करते हैं, लेकिन पांचों व्यक्तियों की जो जन्म कुंडली है, जो जन्म नक्षत्र है, वो अलग है। और इसी के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में चलने वाली जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा का कंसेप्ट है, वो भी आपको भिन्न ही मिलता है। तो उसी के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में जो भी कार्य क्षेत्र हैं, जो भी बदलाव हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं। एक व्यक्ति जो मेष लगन का व्यक्ति है, उसकी कुंडली में तीसरे भाव में मिथुन राशि है और वहाँ पर राहु विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, मार्केटिंग से संबंधित कार्य करने वाला, सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य करने वाला है, तो उसके लाइफ में काफ़ी अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में मिथुन राशि अष्टम भाव में स्थापित है, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव से संबंधित है। अच्छा, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में जब राहु की महादशा या अंतरदशा प्रारंभ है, तो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी सारे बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। उस बदलाव को एक व्यक्ति एक्सेप्ट करता है या फिर उससे परेशान होता है, ये उसकी भाव और भावना के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि हर एक व्यक्ति इस हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। जी चलिए वेदांत जी, रिसेंट टाइम में मैंने एक ज्योतिषी में एक नया कॉन्सेप्ट सुना है जिसका नाम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। एक थ्योरी है बेसिकली, तो आप क्या अपनी टिप्पणी रखना चाहेंगे इस पर? जी, देखिए, वैदिक ज्योतिष सिस्टम में हमारे 7 चक्रों की बात की गई है और ये जो 7 चक्र हैं, ये ब्रह्म तत्व को प्रदर्शित करते हैं। पास्ट रेग्रेशन थ्योरी ये एक पाश्चात्य सभ्यता का कंसेप्ट है, जहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर एक व्यक्ति के भूतकाल के बारे में प्रेडिक्शन करता है और उसी के अनुसार जो ज्योतिषीय उपाय हैं उसकी वर्किंग को वो जोड़ते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम इस कंसेप्ट की जो है कि अगर आप उससे उसके वर्तमान किसी कंटेस्ट के बारे में पूछते हैं, उसकी एजुकेशन के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसकी एक मेन प्रॉब्लम के बारे में, तो वहाँ पर फिर वो लोगों को मिसगाइड करते हैं। और देखिए, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो पंचतत्व से एक व्यक्ति का निर्माण है, पंचतत्व से भूमि का निर्माण है। और इसी कंसेप्ट में हमें वास्तु की ज़रूरत है कि जब एक व्यक्ति मेडिकल इशू से संबंधित कोई परेशानी फेस करता है, तो जो परेशानी जिस ग्रह की वजह से लगन कुंडली में दशा के अनुसार है, वही सारी चीज़ें वास्तु के अनुसार घर के उसी स्थान में, जिसमें 10 दिशा और 16 जोन्स शामिल हैं, अच्छा, हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ आप एक ज्योतिषीय उपाय और रेमेडी के तौर पर करते हैं। पास्ट रेग्रेशन का जो कंसेप्ट है, उसमें जब हम बीते हुए समय के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं और वर्तमान में हम लोगों को मिसगाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें एक ग्रामीण एरिया में काफ़ी अच्छे ढंग से भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति को ज्योतिष का 1% भी एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो भी 70% एक व्यक्ति के बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति जिसकी 50 से 55 वर्ष उम्र है और वो किसी के भी पास जाए, किसी ज्योतिष या बाबा के पास, उसे सिर्फ एक ही क्वेश्चंस और एक ही आंसर से
हम इम्प्रेस कर देते हैं। आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में सभी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आपके डिफ़िकल्ट समय में कोई आपकी मदद नहीं कर रहा। तो बिल्कुल। वो व्यक्ति सोचता है कि 25 साल पहले मैंने उसे 200 रुपए की मदद की थी, मैंने उसका ये कार्य किया, मैंने उसे बुक्स दिलाई थी और मेरे बुरे समय में कोई भी कार्य नहीं कर रहा। लेकिन ये लगभग 50 से 60 सेंटेंस ऐसे हैं जो हर किसी के जीवन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो ज्योतिष एक अपने आप में बहुत ही गहन अध्ययन है, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन इसकी जो मिस कंसेप्ट के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, बहुत सारे ज्योतिष जो उपाय के तौर पर इसे एक धार्मिक संरचना से हटा करके बिल्कुल। देखा जा रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा गलत है। चलिए आगे अगर हम बात करें वेदांत जी, तो मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू सफाई, है ना, हम देखते हैं कि घर में साफ़ सफाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, वॉशरूम्स की साफ़ सफाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वास्तु दोष हटाने के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन मैं बात करूं, अगर ये वैसे भी ज़रूरी है, हर घर में साफ़ सफाई होनी चाहिए, लेकिन अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग बात करें तो वास्तु दोष हटाने के लिए ये कितना ज़रूरी है? देखिए, नेचर, प्रकृति सबसे बड़ा ज्योतिषीय उपाय है। बिल्कुल। और साफ सफाई, चाहे वो ऑफिस की साफ सफाई हो, बिल्कुल। व्यक्ति का स्वयं साफ सुथरा रहना हो, घर की साफ सफाई हो, ये सबसे बेस्ट एक वास्तु के ज्योतिषीय रेमेडी है। लेकिन लोग लाखों रुपए की कंसल्टेशन जो फीस वगैरह है जी। वो या तो किसी जेम स्टोन के ऊपर खर्च करना जी। पसंद करते हैं, या फिर कलर थ्योरी के जी। ऊपर, या फिर अपने मकान को या ऑफिस को तोड़ फोड़ वाला जो कंसेप्ट है, वहाँ पे उनका बिलीफ सिस्टम ज़्यादा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। सबसे बेस्ट जो ज्योतिषीय उपाय है वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना, साफ सुथरा रखना, वो सबसे अच्छा कार्य करता है। आगे अगर हम बात करें कॉरपोरेट कल्चर की वेदांत जी, तो हम देखा जाता है कि लोग ऑफिस में बड़े परेशान हैं, एम्प्लॉयज़ अपने बॉस के साथ उनकी नहीं बन पा रही है, बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसमें कहा जाता है कि अगर आप किसी तरह का प्लांट अगर अपने ऑफिस में लगा लें, या बहुत जैसे मनी प्लांट हो गया फॉर एग्जांपल, ये बहुत तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, तो इनसे वाकई में उनकी रिलेशनशिप पर फ़र्क पड़ता है? देखिए, जब एक बच्चे का जन्म होता है, जन्म का जो नक्षत्र है वो नक्षत्र दूसरे व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति का स्वभाव, उसका व्यवहार निर्धारित करता है। कई बार हम जनरली देखते हैं कि मदर और फादर के बीच बच्चे का जो सामंजस्य है वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल। इसमें वैदिक ज्योतिष सिस्टम का एक कंसेप्ट है सर्वाष्टक बिंदु। नक्षत्र के 27 हमारे पेयर हैं, 9 ग्रहों को इसका आधिपत्य दिया गया है। अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, ये केतु ग्रह के अंतर्गत है। इसी हिसाब से 3 जो नक्षत्र हैं वो 9 ग्रहों से जुड़े हुए हैं। और एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, 27 योग। इसके साथ हमारा जो कंसेप्ट है तिथि का, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा से पूर्णिमा तिथि, प्रतिपदा से अमावस्या तिथि। अच्छा। भवकरण, बालवकरण, कौलवकरण, तेतिलकरण, वाणिज्यकरण, विष्टिकरण, शकुनीकरण, किस्तगुण्यकरण, ये जो हमारे स्थिर और अस्थिर जो चर और अचर करण हैं, इन सभी का एक व्यक्तिगत लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। एक व्यक्ति जो एक अननोन पर्सन से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को क्लोज महसूस करता है, वहाँ पर सर्वाष्टक बिंदु का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छा। अगर मार्केटिंग से रिलेटिव कोई व्यक्ति किसी भी ऑफिस या कंपनी में कार्य करता है, तो उस व्यक्ति का मरकरी, बुध ग्रह अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, कोई भी ग्रह अच्छा और बुरा नहीं होता। सही बात है, बिल्कुल। बुध ग्रह का अच्छा होना दर्शाता है कि व्यक्ति की वाणी, क्योंकि बुध कारक हैं, अगर वो सॉफ्ट है और अच्छी है, तो जिस भी कंपनी में या जिस भी ऑफिस में व्यक्ति कार्यरत है, कार्य कर रहा है, वहाँ पर एम्प्लॉय और जो ओनर है उसका जो सामंजस्य है वो काफ़ी अच्छा तालमेल देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, एक दूसरे के सामंजस्य का जो जुड़ाव है वो 9 ग्रहों के कंसेप्ट के अनुसार है। अगर व्यक्ति टीचिंग में है तो गुरु बृहस्पति का अच्छा होना, उसे सही रखना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति जो कि सैटर्न फर्स्ट हाउस है या मेष राशि में प्लेस है, तो ऐसे व्यक्ति का स्मार्ट वर्क में जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है।
व्यक्ति का मार्स मकर राशि में स्थापित है तो व्यक्ति एग्रेशन से रिलेटिव स्पोर्ट्स, अच्छा, आर्मी, पुलिस फिजिकल सेवा, एक्टिविटी में वो ज़्यादा होगा। तो इन चीज़ों से जुड़ा होना काफ़ी ज़रूरी है। चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक है, ट्रैवलिंग का कारक है, लिक्विड कैश का कारक है, तो इससे रिलेटिव अगर व्यक्ति की वर्किंग है जिस भी ऑफिस या फिर क्षेत्र में, तो वहाँ पर उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। चलिए, ये बात हुई कॉर्पोरेट की। अब अगर हम ज्योतिषी में इस कॉन्सेप्ट की बात करें, कुंडलियों की स्पेसिफिकली, तो कुंडलियाँ मिलाने के बावजूद भी वेदांत जी हम देखते हैं कि लोगों की मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाती। सब गुण मिलते हैं, वो जब शादी के बाद चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है, फिर भी हम देखते हैं कि डाइवोर्स के रेट्स कितने हाई जा रहे हैं। मतलब 6 महीने भी मुश्किल से शादियाँ टिक नहीं पा रही हैं। तो इसका कुंडलियों का क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, डिवोर्स का जो कंसेप्ट है, अगर आप 2005 से पहले इसको एनालाइज करेंगे तो हज़ारों में रेयर चांस है 1 या 2 केस आपको देखने के लिए मिलें। बिल्कुल। और उस समय लोग कुंडली मिलान ज़्यादा करते भी नहीं थे, बिल्कुल। क्योंकि ज्योतिष का उस समय जो कंसेप्ट है, जैसे जैसे एजुकेशन का दायरा बढ़ा है, लोगों का ज्योतिष के प्रति जो प्रारूप है वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में जो डिवोर्स की परसेंटेज है, 1000 में से 30 से 35 जो शादियां हैं वो कोर्ट में पहुंच जाती हैं। तो पर्सनल कंसल्टेशन में देखा कि व्यक्ति की जो डिजायर है, इच्छा शक्ति है, वो इसका बहुत ही मेजर कारण है डिवोर्स का। वहाँ पर कुंडली मिलान वाला कंसेप्ट 1 या 2 केस में ही देखने के लिए मिलता है। तो ये कपल फाइट हम पहले से कुंडली के हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखिए, इसमें ये चीज़ें पहले से प्रेडिक्ट की जाती हैं। अच्छा। लेकिन इसके थोड़ा सा बैक में हम देखते हैं कि जब 2 मेल और फीमेल की शादी होती थी और कुंडली से रिलेटिव कोई भी समस्या होती थी, तो जो शास्त्री या ज्योतिष आचार्य थे वो किसी ना किसी के नाम में चेंजिंग करा देते थे। अच्छा। और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट पूरे जीवन देखने के लिए मिलता था। और लड़ाई झगड़े होना या कोई भी छोटा मोटा डिस्प्यूट होना, ये एक व्यवहारिक चीज़ है। बिल्कुल। ये परिवार में जहाँ पे भी 4 सदस्य हैं उनके बीच में चीज चलती हैं। सही बात है। लेकिन वर्तमान समय में जब हम अपनी ईगो को वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं तो उसकी वजह से चीज़ें 1 सेकंड में बिगड़ जाती हैं। तो ज्योतिष को या किसी ज्योतिष आचार्य को इसमें दोष देना कि कुंडली मिलान का कंसेप्ट खराब है, यहाँ पर व्यक्ति की अपनी सोच ज़्यादा मायने रखती है कि वो उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को संभाल रहा है या दूसरे इंसान को कैसे संभाल रहा है। चलें, ये बात हुई मैरिज की। अब वेदांत जी, अगर हम कुंडली की ही बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि डिप्रेशन और कुंडली का क्या नाता है? हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन की वजह से लोग सुसाइडल अटेम्प्ट ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, है ना। वो सोसाइटी में नहीं एडजस्ट कर पा रहे, वो अपने ऑफिसेज में नहीं एडजस्ट कर पा रहे, तो वो अगेन सुसाइड वाले नोट पे चले जाते हैं। तो ये चीज़ कुंडली में प्रेडिक्ट की जा सकती है पहले से? जी देखिए, वैदिक ज्योतिष सिस्टम के हिसाब से धनु लगन का व्यक्ति, मेल या फीमेल जो जातक है, तुला लगन का जो व्यक्ति है, अगर वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसका बेडरूम है, अच्छा, तो वहाँ पर जो मानसिक तनाव है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ उस व्यक्ति की जो महादशा है वो चंद्र ग्रह से रूल हो रही है, और चंद्र ग्रह का जो एस्पेक्ट या युति है वो सैटर्न और राहु से कुंडली में जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ जो वृषभ राशि है वहाँ पर सर्वाष्टक बिंदु के सबसे कम अंक हैं। ऐसे व्यक्ति का जो योग है, जन्म योग, वो अतिगंड योग, गंड योग, शूल योग, घृति योग, विषकुंभ योग जन्म के समय निर्धारित है। और नक्षत्र के अनुसार यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र का प्रोमिनेंट एक्टिवेशन है उस समय के अनुसार, तो उस व्यक्ति को डिप्रेशन से संबंधित जो परेशानी है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के तौर पर हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। तो कुछ रेमेडीज़ या कुछ उपाय आप अगर हमारी ऑडियंस को बताना चाहें कि वो इस डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं? जी देखिए, डिप्रेशन का जो महत्वपूर्ण कारक है वो चंद्र ग्रह, चंद्रमा ग्रह के आधिपत्य में है। क्योंकि जो व्यक्ति की मनस्थिति है, देखिए एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ें हैं कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग, ज्योतिष के माध्यम से,
कि एक व्यक्ति के जीवन में 90% जो समस्याएं हैं वो धन पैसे को लेकर है। बिल्कुल। और अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो आपके जीवन की 90% जो समस्याएं हैं उसका समाधान, उसका ज्योतिष उपाय उसी के माध्यम से हो जाता है। तो डिप्रेशन के केस में या तो रिलेशनशिप या फिर डेब्ट्स, कर्ज, या फिर कोई बहुत ही मेजर जो इवेंट है लाइफ का, वो देखा गया है इस बीमारी से रिलेटिव। और कुंडली में अगर यहाँ पर सैटर्न और राहु प्रोमिनेंट हैं तो ऐसे व्यक्ति को हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस देना बहुत ही अच्छा ज्योतिषीय उपाय माना गया है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर डिप्रेशन को फेस कर रहा है तो आप किसी भी ज्योतिषीय माध्यम से उसे बहुत ही जल्दी ट्रीट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप उसे कॉन्फिडेंस दिलाते हैं उसके समय के बदलाव का, तो कुछ समय के बाद वो जो बीमारी है वो कम और ख़त्म हो जाती है। चलिए, ये बात हुई डिप्रेशन की। आई होप हमारी ऑडियंस इसको सुनेगी और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेगी। वेदांत जी, अगर हम बात करें तो लोग डेट और टाइम बहुत भूलते हैं। वो उन्हें नहीं याद रहता कि किस तारीख पर या किस तिथि पर ये घटना हमारे साथ हमारी प्रीवियस लाइफ में हुई थी। तो इसका असर कुंडली चार्ट पर कैसे होता है? देखिए, एक एस्ट्रोलॉजी में जब हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इसका जो कंसेप्ट है वो BTR से जुड़ा हुआ है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जन्म शुद्धिकरण। और दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है वो पंचांग है, जिसमें जन्म नक्षत्र, योग, तिथि, करण, वार, और इसके साथ साथ होरा और चौगड़िया को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। वैदिक ज्योतिष का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है प्रश्न कुंडली। जब सामने वाला व्यक्ति हमारे पास आकर अपनी समस्या को कहता है तो उस समय जो टाइमिंग है, उस समय जो लगन उदय है, जो नक्षत्र है, जो ग्रहों की अलाइनमेंट है, वो व्यक्ति के विचार को प्रभावित करती है, प्रदर्शित करती है। सामने वाले ने जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें दी है वो सही है या गलत, फिर उसको BTR के माध्यम से हम मैच करते हैं। दोनों इवेंट अगर आपस में जुड़ते हैं तो वो डेट ऑफ बर्थ अपने आप में एक्यूरेट है। इसके साथ साथ भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष का जो कंसेप्ट है प्रोग्रेशन का, वैदिक ज्योतिष में नवमांस कुंडली का जो कंसेप्ट है, जो घटनाएं, जो कि मेजरली घटनाएं हैं, किसी के घर में किसी का मैरिज होना, किसी बच्चे का जन्म होना, एजुकेशन की कोई डिग्री प्राप्त करना, तो उस टाइम ऑफ इवेंट को जोड़कर हम उस सही एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए वेदांत जी हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर आजकल हम इतनी ज़्यादा ट्रेंड्स देखने लगे हैं, इतनी वायरल वीडियोस जाती हैं कि आप ये चीज़ कर लें तो आपका, है ना, आपकी लाइफ में ये इम्पैक्ट होगा, और उनमें कोई लॉजिक होता ही नहीं है। तो किस हद तक ये वीडियोस पर यकीन करना जायज़ है या किस हद तक हमें इस पर डिपेंड होना चाहिए? तो आप क्या, आपका टिप्पणी होगी इस चीज़ को लेकर? देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में अनकॉन्शियस जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो ज़्यादा कार्य करते हैं। अगर अभी इस प्लेटफॉर्म पे हम बात करें कि भाई आपको करोड़पति कैसे बनना है, आपको अरबपति कैसे बनना है, या फिर कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात अगर हम करते हैं तो लोग उसे सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक व्यक्ति की कामयाबी के लिए उसकी नॉलेज, उसकी हार्डवर्क, उसका पेशेंस, सब्र, इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक व्यक्ति को ये चीज़ें काफ़ी अच्छा महसूस होती हैं कि 43 दिन जल में ये चीज़ प्रभावित कर दीजिए, आप लखपति या करोड़पति बन जाएंगे, आप इस ज्योतिषीय रेमेडी को करिए, इससे आपकी जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारी देश काल परिस्थिति से जुड़ी हुई होती है। कई बार चीज़ों के लिए व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, पेशेंस करना पड़ता है, और वक्त के साथ साथ वो चीज़ें बदलती हैं और एक अच्छा समय भी लाइफ में आता है। तो बहुत सारी जो एक ग्रह की लाखों रेमेडी सोशल मीडिया पे हैं, तो उसका मेन रीज़न यही है कि लोग उसे ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं लाइफ में। अगर आपको अच्छा धन कमाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर एक अच्छी स्किल हो। बिल्कुल। क्योंकि आपके पास धन का जो आगमन है वो किसी जाप से, किसी मंत्र से या फिर किसी टोने टोटके के माध्यम से नहीं आएगा। बिल्कुल। अगर एक व्यक्ति बहुत लंबे समय से परेशान होता है तो ज्योतिष का जो कंसेप्ट है वो सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस देना
और उसके साथ साथ कोई भी ज्योतिषीय उपाय को उसके व्यक्तिगत जीवन में जोड़ना होता है। बिल्कुल। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये तो लाइफ में चलती ही रहेंगी, ऐसा नहीं है कि ये तो रुकने आपकी वाली हैं। बातों से जितना समझ आ रहा है वेदांत जी, मैं ये समझ पा रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, पर लोगों ने इसको इतना नेगेटिव बना दिया है, यही वायरल वीडियोस की वजह से ऐसी रेमेडीज सुनने को मिलती हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है और लोग वो मानते हैं और फिर अगेन एस्ट्रोलॉजी पर ब्लेम रखते हैं, कुंडली पर ब्लेम रखते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को लोगों ने इतना नेगेटिव वे में लेना शुरू कर दिया है? देखिए, प्रीवियस कुछ समय पहले जो हमारा डेली पंचांग से रिलेटिव प्रिडिक्शन है, लोगों को उससे काफ़ी सारे लॉसेस देखने के लिए मिलते थे। अगर एक व्यक्ति अपने दैनिक आज के कंसेप्ट में देखता है कि आज का जो दिन है वो कर्क राशि के लिए कैसा है, सामने वाले ने कहा कि ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, आप उसे कितना ही पॉजिटिव वे में समझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन थॉट प्रोसेस बदलने वाला नहीं है। हो सकता है कि आज का दिन काफ़ी अच्छा हो, लेकिन जो प्रेडिक्शंस की गई थी कि कर्क राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, ये वर्ष कैसा रहेगा, ये दिन कैसा रहेगा, वो चीज़ें एक व्यक्ति को मनस्थिति के तौर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं और उसमें बदलाव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है अपने आप में। तो ये लोगों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप हजारों लाखों ज्योतिषीय उपाय ना करके अगर व्यक्तिगत जीवन में किसी एक या दो ज्योतिषीय रेमेडी को अपनाते हैं तो एक समय के बाद वो काफ़ी अच्छा व्यक्ति के जीवन में प्रभाव देती हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी रेमेडी को फॉलो ना कर उस एस्ट्रोलॉजी को अच्छी तरह से पढ़िए, उसे समझिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी रेमेडीज़ अपनी लाइफ में अपनाइए। जी देखिए, इस वैदिक ज्योतिष के कंसेप्ट से जुड़ी हुई एक लाल किताब की थ्योरी है। जी बिल्कुल। और उसमें एक मतलब शर्मा जी ने काफ़ी अच्छा कार्य किया। उसमें एक कंसेप्ट है कि अगर वर्षफल कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में है, शनि लगन में है और ऐसा व्यक्ति सैटर्न से रिलेटिव जो ज्योतिष उपाय है ज़मीन के अंदर दबाने वाला करता है, तो लेफ़्ट या राइट जो आइज़ हैं वहाँ पर मेजर जो प्रॉब्लम्स है उस वर्ष उसे फेस करनी पड़ती हैं। तो ज्योतिषीय उपाय का जो कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि आपका जब भी मन किया आपने कोई भी ज्योतिषीय उपाय किया। बिल्कुल 99% तो वो चीज़ें कार्य ही नहीं कर रही और जो पॉजिटिव हैं उसके प्रति भी आपका जो एक वैचारिक मत है वो बदल जाता है, वो धीरे धीरे कम और ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ज्योतिष में बहुत ज़रूरी हैं, सीखना जानना। चले, ज्योतिषी कॉन्सेप्ट के बारे में हमने काफ़ी जाना वेदांत जी से। अब वेदांत जी हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को समझाएं न्यूमरोलॉजी क्या है, या ये जो नंबर का सिस्टम है ये एक्चुअली में किसी की पर्सनालिटी को सही से बता पाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो 2 नंबर की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि उन लोगों के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं चंद्रमा की वजह से। 15 दिन और 15 दिन का जैसे गैप होता है तो उसके अकॉर्डिंग उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अपने मन को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, थोड़ा उथल पुथल रहता है। तो किस हद तक ये नंबर की थ्योरी सच है? देखिए, वैदिक ज्योतिष सिस्टम में लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, इन तीनों से सुदर्शन चक्र का निर्माण होता है और एक व्यक्ति के जीवन के जो प्रारूप हैं उसको समझने में काफ़ी आसानी रहती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी कुंडली में चंद्रमा, राहु, शनि या केतु ग्रह नहीं है, ऐसा कोई भी बर्थ चार्ट कभी बना ही नहीं। अच्छा। तो आप किसी से ये कहना कि 2 नंबर चंद्रमा की वजह से मूड स्विंग हो रहा है या डिप्रेशन है, 8 नंबर की वजह से प्रोफेशन ख़राब है, 4 नंबर की वजह से मैरिज का जो कंसेप्ट है वहाँ पे ख़राब हो रहा है या डिवोर्स हो रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिसगाइड करने वाली हैं। ठीक है। अगर इसे हम वैदिक ज्योतिष, वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जोड़ते हैं, एक व्यक्ति का जो नामकरण है वो पंचांग के माध्यम से होता है। जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म नक्षत्र और नक्षत्र का जो चरण है वो एक अल्फ़ाबेट से जुड़ा हुआ है और उसी के अनुसार उस व्यक्ति का जो नाम है वो पूरे जीवन उसके जीवन के अलग अलग प्रारूपों पर प्रभावित करता है। कोई भी जो नाम है वो 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर से नहीं जुड़ा हुआ, वो पंचांग से जुड़ा हुआ है। लेकिन वर्तमान कंटेस्ट में जो इसे कबाला सिस्टम के नाम से न्यूमरोलॉजी को हम देखते हैं,
इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी है व्यक्तिगत लाइफ में, लेकिन इसका जो दुष्प्रचार है वो लोगों के बीच में भय और डर काफ़ी बड़े लेवल पर बिल्कुल प्रदर्शित कर रहा है। बिल्कुल इस वजह से ये थोड़ा सा चीज़ें एक चिंता का विषय बनी हुई हैं कि अगर सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ 4 है बिल्कुल तो इस हिसाब से तो उसकी शादी ही नहीं होगी, क्योंकि राहु वाले को तो तलाक हो जाएगा। बिल्कुल अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 8 है तो कंपनी का जो ओनर है वो उसे एम्प्लॉय रखेगा ही नहीं, बिल्कुल क्योंकि उसकी वजह से तो उसका व्यापार खराब हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक गलत प्रारूप पर प्रदर्शित की गई हैं। अगर इसे वैदिक कंसेप्ट से जोड़कर हम देखते हैं तो इसको काफ़ी अच्छे ढंग से हम व्यक्तिगत जीवन में जोड़ सकते हैं। उसका अच्छा लाभ एक व्यक्ति को उसके प्रोफेशनल लाइफ में, इकोनॉमिकल स्टेटस में, पॉलिटिकल स्टेटस में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो अगर पर्सनालिटी की बात करें वेदांत जी, तो प्लीज़ 1 से लेकर 9 नंबर तक अगर आप हमारी ऑडियंस को समझा पाएँ कि उनका जो नंबर है वो उसकी पर्सनालिटी से कितना मैच करता है, अगर आप स्पेसिफिक नंबर के अकॉर्डिंग बात कर पाएँ। जी देखिए, अगर न्यूमरोलॉजी में कबाला सिस्टम 1 नंबर सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर चंद्रमा को, 3 नंबर गुरु बृहस्पति को, 4 नंबर राहु ग्रह को, 5 नंबर बुध ग्रह को, 6 नंबर शुक्र ग्रह को, 7 नंबर केतु ग्रह को, 8 नंबर शनि ग्रह को, 9 नंबर मंगल ग्रह को। ये 1 से 9 नंबर की जो सीरीज है कबाला न्यूमरोलॉजी ज्योतिष सिस्टम में, इसका जो प्रभाव है व्यक्तिगत जीवन में, अगर आप उसे लगन कुंडली से और अपने नक्षत्र के अनुसार, अपनी दशा के अनुसार जोड़ करके अपने व्यक्तिगत जीवन में उसका उपयोग करते हैं तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए आपको मिलेगा। लेकिन वहाँ पर जो ये मिसकंसेप्शंस लोगों के बीच बने हुए हैं कि 2 नंबर गलत है या 4 नंबर 8 नंबर गलत है, वो थ्योरी आपको हटानी पड़ेगी, तभी आप उसका पॉजिटिव प्रयोग अपने लाइफ में कर सकते हैं। जी चलें, ये बात हुई न्यूमरोलॉजी की वेदांत जी। अब मैं चाहूँगी आप हमारी ऑडियंस को कोई ऐसी रेमेडी बताएं प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय है जो 5 साल से एक ही पोस्ट पर काम कर रहा है, लेकिन वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा या एक नई पोस्ट नहीं ले पा रहा, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं ले पा रहा, बिकॉज ऑफ कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करें सो दैट वो प्रोफेशनली ग्रो कर पाएँ। जी देखिए, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आप अपने कंपनी के ओनर से, एमडी से, जीएम से बोलते हैं कि आप मेरी सैलरी इंक्रीज़ कर दीजिए, तो उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, सामने वाला आपसे पूछेगा कि ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा कंसेप्ट है कि जिसका बेनिफिट मुझे होगा और मैं आपकी सैलरी को इंक्रीज़ करूं। बिल्कुल। तो ग्रोथ के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी स्किल है, आपकी नॉलेज है। मेजर प्रॉब्लम लोगों को तब फेस करनी पड़ती है जब वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट में, किसी भी न्यू लर्निंग के प्रोस्पेक्ट में। क्योंकि जब आप पढ़ना या सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी ग्रोथ का रुक जाना एक स्वाभाविक चीज़ है। अगर ज्योतिषीय उपाय की इस कंसेप्ट में हम बात करते हैं तो अगर आप एक आस्तिक व्यक्ति हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास करते हैं, आपकी जो सैलरी है आप उसका 1% या 2% किसी भी धार्मिक स्थान पर, किसी भी गौशाला में, किसी भी ट्रस्ट में जहाँ पर वृद्धों का या फिर बीमार व्यक्तियों का इलाज होता है, काफ़ी सारे अनाथ आलय हैं, जो आश्रम्स हैं, वृद्ध आश्रम्स हैं, अगर आप वहाँ पर थोड़ा भी सेवा देते हैं तो ये जो चीज़ें हैं एक प्रारब्ध के तौर पर आपको भविष्य में सफलता प्राप्त करते हैं। चलें, ये बात हुई प्रोफेशनल ग्रोथ की वेदांत जी, लेकिन हमने देखा है कि पर्सनली भी लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। फॉर एग्जांपल शादियां लोगों की हो रही हैं, वो शादी में खुश नहीं हैं, शादी के बाद प्रेगनेंसी इशू, मिसकैरेज इश्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं, तो इसको आप एस्ट्रोलॉजी से कैसे रिलेट करते हैं? जी देखिए, अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट पे हम बात करते हैं तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हमारे समय के अनुसार और हमारे खान पान से जुड़ी हुई हैं। चाइल्ड बर्थ इशू में सिर्फ कुंडली का ही इवेंट नहीं है, जनरली क्या है कि वास्तु के अनुसार, वास्तु पुरुष मंडल में जो पितृ देवता का निवास स्थान है, अगर वहाँ पर कोई इम्बैलेंस है तो व्यक्ति को बच्चों से संबंधित परेशानियाँ व्यक्तिगत जीवन में देखनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ वैदिक ज्योतिष में जो D7 सप्तमांश कुंडली है
अगर उसमें कोई योग गलत बना हुआ है और आपके जो व्यक्तिगत जीवन की क्रियाकलाप हैं वो उसी के अनुसार कार्य भी कर रहे हैं, तब भी हम इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। बिल्कुल। इससे जो सबसे अच्छे ज्योतिषीय उपाय की अगर हम बात करें तो कुंडली का जो 5वां भाव है वो हमारी संतान से संबंधित है। वहाँ पर मेष राशि विराजमान है, सिंह राशि विराजमान है, धनु राशि विराजमान है, ये अग्नि तत्व राशि हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर 1 महीने में या 3 महीने में या 6 महीने के अंतराल पे एक छोटा सा एक वैदिक हवन भी अपने घर में, अपने ऑफिस में या फिर किसी भी धार्मिक स्थान पे अपने व्यक्तिगत जीवन को इससे जोड़ता है, तो कुछ समय के बाद जो समस्या बनी हुई है उससे एक रिलीफ व्यक्ति को देखने के लिए मिलता है। और ये चीज़ें प्रोमिनेंट नहीं हैं। देखिए, किसी की भी कुंडली में ये योग नहीं बना हुआ कि इस व्यक्ति की 3 शादियां होंगी, बिल्कुल, या 4 शादियां होंगी, क्योंकि जो हमारे 16 संस्कार हैं वो बहुत ही फिक्स हैं, लेकिन हमारी जो मानसिक विचारधारा है उसके अनुसार ही हमारे जीवन के बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं और वही चीज़ें ज्योतिष के माध्यम से हम सही करते हैं और उसका प्रभाव पूरे जीवन रहता भी है। चलें, तो आप कुछ ऐसा भी हमारी ऑडियंस को बताइए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम शादी की ही बात कर रहे हैं, तो जो लेडीज़ अपनी प्रेगनेंसी को लेके परेशान हैं या जो कंसीव करना चाह रही हैं वो नहीं कर पा रही हैं, तो वो अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकती हैं? देखिए, मैरिज के कंसेप्ट में सबसे अच्छा जो ज्योतिषीय उपाय है, अगर मांगलिक दोष है या मंगल बद का जो कंसेप्ट है, ये 12 प्रकार से अलग अलग भाव और राशियों में बनता है। लेकिन इसका सबसे अच्छा ज्योतिषीय उपाय है किचन, जो हमारी रसोई है वो चाहे किसी भी दिशा में हो, आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर कोई भी नियरेस्ट आपके टेम्पल है, मंदिर है, कोई भी धर्म स्थान है, अगर आप वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट एक व्यक्ति के जीवन में मिलता है। चाइल्ड बर्थ के कंसेप्ट में अगर आप जिस घर में निवास स्थान आपका है, अगर पॉसिबल हो आप उसे अगर बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो वो ज्योतिषीय उपाय भी काफ़ी अच्छा कारगर है। सेकेंडली, मेडिकल से संबंधित कोई भी परेशानी है, चाहे चाइल्ड बर्थ की हो, कैंसर पेशेंट हो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, जब भी कोई बीमारी एक व्यक्ति को होती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट करानी चाहिए। जब ये समस्या काफ़ी समय से आप फेस कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के माध्यम से किसी भी ज्योतिष से एक अच्छा समाधान, एक अच्छा सॉल्यूशन ले सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या है कि किसी घटना के लिए एक समय का निर्धारण है। ज्योतिष के कंसेप्ट में अगर आपकी मैरिज का जो टाइम है वो वर्तमान समय में गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर हैं और आने वाले कुछ समय के बाद कर्क राशि में गुरु बृहस्पति का गोचर होगा। अगर आपका विवाह शहम बिंदु राहु सिद्धांत या केतु सिद्धांत जिससे भी ऑपरेट है, तो शहम बिंदु का जो कंसेप्ट है वो हमारे 60 फिक्स हैं और हमारे योग से जुड़ करके वो किसी भी घटना को दर्शाते हैं, चाहे व्यक्ति का जन्म हो, कोई भी व्यापार लाभ हानि या कोई भी जो घटना सही नहीं है व्यक्तिगत जीवन में, वो सभी उनसे जुड़ी हुई है और दशा सीक्वेंस के अनुसार, दशा सीरीज से वो फलित भी होती है और उसमें जो नक्षत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। अधिकतर देखने के लिए मिलता है कि किसी बच्चे की उम्र लगभग 22 या 23 वर्ष है और शादी के बहुत सारे जो रिश्ते हैं घर वालों को ऑफर हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बच्चे का कंसेप्ट है कि मैं यूपीएससी या किसी बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उस समय को वो निकाल देते हैं, वो इवेंट घटित नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि 8 वर्ष या 9 वर्ष तक कोई योग दोबारा ऑपरेट नहीं है कुंडली में। तो उस समय एक व्यक्ति की अगर 28 वर्ष उम्र है और शादी का जो कंसेप्ट है केतु सिद्धांत वो 30वें वर्ष में एक्टिवेट है, तो ज्योतिष के माध्यम से सामने वाले को आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देते हैं कि कुछ समय की बात है और ये घटना आपके व्यक्तिगत जीवन में घटित होगी, तो व्यक्ति उस 2 वर्ष को थोड़ा पेशेंस से, सब्र से निकाल लेता है। चाइल्ड बर्थ के केस में भी यही चीज़ें हैं कि जो लेट मैरिज का कंसेप्ट है
28-30 वर्ष के बाद जो शादियों का कंसेप्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें व्यक्ति को फेस करनी पड़ती हैं। इससे ज्योतिष में जो हमारी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है, ये एक इवेंट को रेक्टिफाई करती है। और कई बार ऐसा होता है कि 1 वर्ष या 2 वर्ष में चाइल्ड का जो बोर्न का समय है वो ऑपरेट है। तो ज्योतिष के माध्यम से या फिर छोटे छोटे जो ज्योतिष उपाय के माध्यम से वो समय उस सही घटना को एक प्रारूप दे पाता है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति की मनस्थिति को देखना, उसके विचार को, उसकी भावना को जोड़ना ज्योतिष के माध्यम से आसान होता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा वेदांत जी, यूपीएससी के लोग जो लोग तैयारी करते हैं या किसी भी बड़े एग्ज़ाम की कोई अगर कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, तो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि अगर उसे सफलता नहीं मिलती या मिल भी जाती है, मतलब वो अपनी प्रेपरेशन की जर्नी में ही होता है, तो लोग उसको आके कहते हैं कि नहीं, उसका हाथ देख के बोल देंगे नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उनका जितना कॉन्फिडेंस उन्होंने अब तक बिल्ड करा है वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये नंबर के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चलती हैं या ये पूरा उनकी मेहनत पर डिपेंड करता है? देखिए, ज्योतिष भविष्यवाणियों का टूल नहीं है। बिल्कुल। हमें किसी के बारे में अच्छा या बुरा बोलने का कोई अधिकार नहीं है ज्योतिष के माध्यम से। और सेकंड चीज़, ऐसा कोई भी व्यक्ति है ही नहीं जिसकी कुंडली में सूर्य ना हो, जिसकी कुंडली में राहु ना हो। आप देखिए, अगर आप पंजाब रीजन में देखते हैं, पंजाब स्टेट में, तो एक बहुत बड़ी परसेंटेज है लोगों की जो कि फॉरेन्स में सेटल हैं, वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर स्टे भी कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी शादियाँ हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी कुंडली में जो 12वां भाव है या राहु है सिर्फ उन्हीं की कुंडलियों में एक्टिवेट है जिसकी वजह से वो वहाँ पर सेटल हो पाए हैं। यही सेम कंसेप्ट यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है, नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, इसमें भी देखने के लिए मिलता है कि एक सही समय पे सही डिसीजन। एक बच्चा जो कि 10th क्लास से ही यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो लगभग 5 से 6 वर्ष के टाइम में उसकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ये सारी चीज़ें गाइडेंस के ऊपर हैं कि अगर आप सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं तो लाइफ में सफलता आसानी से और कम प्रयास में मिल जाती है। वहीं पर एक व्यक्ति अगर 23 वर्ष या 25 वर्ष की उम्र में किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी करता है, तो देखिए इसका जो रिजल्ट है, वो जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। 10 लाख बच्चों में से आप देखिए 500 या 600 हज़ार के करीब बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं, और जो सिलेक्ट नहीं हो पाते, समाज में उन्हें एक तिरस्कार के फेस करना पड़ता है। और ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हैं कि भाई इन्होंने अच्छी मेहनत नहीं की है, ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़, एक जर्नली कंसल्टेशन में मैंने देखा कि एक जो व्यक्ति है वो पहले नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिर एमबीबीएस करेंगे, उसके बाद आगे प्रैक्टिस भी करते हैं 1-2 वर्ष अपनी लाइन में डॉक्टर की में, फिर उन्हें वहाँ से बदलाव, अब वो यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ समय के बाद वो आईएएस या आईपीएस बन भी जाते हैं, और लगभग 5 वर्ष 10 वर्ष के बाद किसी लिटिगेशन की वजह से या किसी भी अदर प्रेशर की वजह से वो जॉब या तो सस्पेंड होते हैं या फिर रिज़ाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे प्रारब्ध से जुड़ी हुई होती हैं। जैसा कि एक हमारा क्वेश्चन था कि भाई बच्चों के रिगार्डिंग या फिर बिना किसी परेशानी के लोग जो कंसल्टेशन ले रहे हैं, एक व्यक्ति जो पॉलिटिशियंस बनना चाहता है वो गुण उसमें व्यवहारिक होते हैं, बचपन से ही होते हैं। सही बात है, बिल्कुल। और काफ़ी वर्ष मेहनत करने के बाद वो व्यक्ति डिसीजन करे कि मुझे अब स्पोर्ट्समैन बनना है। हो सकता है कि वो स्पोर्ट्समैन बन जाए, लेकिन एक समय के बाद वो जो सफलता है वो हाथ से निकल जाती है। तो ज्योतिष का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छा कार्य करता है कि अगर आप अपनी फ्री विल से अपनी इच्छा को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने प्रोफेशन में जोड़ते हैं, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट ज्योतिष और ज्योतिष के माध्यम से रहता है चीज़ों में। टोटल कंक्लूजन ये है कि ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आप कितना समय उस चीज़ पर लगा रहे हैं, आप कितना दिल से उस चीज़ को चाहते हैं। लेकिन ये भी गलत होगा ना वेदांत जी, अगर कोई आके आपको बोल दे कि नहीं आपकी किस्मत में ये नहीं है तो आप ये चीज़ मत करो। मतलब आप, मुझे समझ नहीं आता कि लोग कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं इस चीज़ को लेकर। जी देखिए, ज्योतिष कुंडली के अष्टम भाव से वृश्चिक राशि से जुड़ा हुआ इवेंट है, और एक व्यक्ति जब ज्योतिष की रिसर्च में होता है तो उसकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है वो सबसे ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि तभी वो व्यक्ति उस फील्ड में आता है।
तो ऐसा व्यक्ति जो कि एक बहुत बुरे वक्त और दौर से गुजरा हुआ है, वो दूसरे के बारे में गलत बोलना है, उसे मिसगाइड करना बिल्कुल। बहुत ही कम पसंद करता है। अभी क्या है कि अगर मैं इसे प्रोफेशनल तौर पे रखूं चीज़ों को, तो भय से ही लोगों का व्यापार चलता है। जब बिल्कुल। तक हम सामने वाले को नहीं समझाएंगे आपकी कुंडली में शनि साढ़े साती बिल्कुल। है, शनि वक्री है, राहु केतु खराब है, सामने वाला डरेगा नहीं। और जहाँ डर नहीं होगा वहाँ ज्योतिष का व्यापार कैसे चलेगा? तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो इसको लोगों ने व्यापारिक ज़्यादा बना दिया है, वही अगेन इतने पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को लोगों ने बहुत अलग अलग रूप दे दिया है। आप एक किसी भी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है जुड़ा हुआ है, वहाँ से देखिए, या काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे 5-5, 10-10 हज़ार ज्योतिष कार्य कर रहे हैं। आप एक एप्लीकेशन पे अपने क्वेश्चन को 10 लोगों से पूछिए, 10 लोग उसका अलग अलग जवाब देंगे। बिल्कुल। 10 का जो चार्ज है वो भी अलग अलग होगा। कोई व्यक्ति 500 रुपये लेगा, कोई 5,000 रुपये लेगा। तो ज्योतिष जो है ना, वो व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने के लिए है, ना कि उसे मिसगाइड करने के लिए या उसमें भय उत्पन्न करने के लिए। तो बिना डरे हमें सही गाइडेंस चाहिए और सही मेहनत चाहिए। वेदांत जी, प्लीज़ हमारी ऑडियंस को ये भी समझाइए कि 2025 में अगर हम फ्यूचर की बात करें तो कर्क राशि का प्रोफेशन या उनकी ग्रोथ कैसी रहेगी? जी देखिए, 2025 सभी के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अच्छा या बुरा है। उस व्यक्ति के जीवन में चलने वाली जो दशा है, जो उसकी लगन कुंडली है, जो उसकी दशमांश कुंडली है, उसी के अनुसार उसके प्रोफेशन में, उसके व्यवसाय में उतार या चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। एक व्यक्ति 2025 में ग्रोथ करेगा या 2026 में ग्रोथ करेगा, ये उसके सर्वाष्टक बिंदु से, उसकी जो वर्किंग का क्राइटेरिया है, उसकी जो मेहनत है, उस पे भी जुड़ा हुआ है। 2025 में कर्क राशि का जो प्रोफेशन है वो सभी के लिए अच्छा ही है। और अगर आप उससे संबंधित कोई परेशानी फेस कर रहे हैं, तो ज्योतिष के माध्यम से सबसे अच्छा जो ज्योतिषीय उपाय है वो हनुमान चालीसा का पाठ। इसे अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में डेली रूटीन में यूज करते हैं, ये पर्सनल किया हुआ ज्योतिषीय उपाय है। और काफ़ी अच्छा। कंसल्टेशंस में भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट एक व्यक्ति को प्रोफेशनल ग्रोथ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है। इसके साथ साथ जो कर्क राशि का वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट जो जोन है, वहाँ पर आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। और अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पर जेड प्लांट या मनी प्लांट, कुबेराक्षी का जो प्लांट है, काफ़ी छोटा प्लांट होता है, आप उसे वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं सोमवार के दिन। तो इसके अनुसार जब कर्क राशि दशाफल के किसी भी ग्रह को ऑपरेट कर रही है, तो उसके जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र के जो स्वामी हैं, उसको भी सही रखना आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में काफ़ी सहयोग प्रदान करता है। ऑलराइट। वेदांत जी, प्लीज़ ये भी बताइए कि वक्रीय बुध का होना कैसे इम्पैक्ट करता है एक लाइफ में? जी देखिए, 9 ग्रहों में राहु ग्रह, केतु ग्रह, ये सार्वभौमिक हैं, ये हमेशा वक्री चलते हैं। इसके साथ साथ जो सूर्य और चंद्रमा ल्यूमिनरीज हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले हमारे ग्रह हैं, ये हमेशा सीधे चलते हैं। इससे अलग बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, ये जो ग्रह हैं, ये अपने एक समय अंतराल के आधार पर वक्री अवस्था में चलते हैं। बुध ग्रह अधिकतर सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह के पास रहने वाले ग्रह हैं। और काल पुरुष कुंडली में, कुंडली का तीसरा भाव मिथुन राशि, कुंडली का छठा भाव कन्या राशि, इसका जो अधिपत्य है वो बुध ग्रह के पास है। बुध ग्रह के कारक तत्व के रूप में हम वाणी को, व्यापार को, बिजनेस को देखते हैं। तो एक व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह जिस राशि में, जिस भाव में स्थापित हैं, उसी के अनुसार उसका अच्छा या बुरा जो परिणाम है, वो जो प्रभाव है, वो व्यक्ति के जीवन में देखने के लिए मिलता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह दूसरे भाव में वक्री हैं, तो कई बार देखने के लिए मिलता है कि व्यक्ति को बोलने से संबंधित समस्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मीन राशि स्थापित है, तो वो जो समस्या है वो काफ़ी बड़े स्तर पर देखने के लिए मिलती है। कुंडली के छठे भाव में बुध ग्रह वक्री हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो बीमारियों से संबंधित परेशानी है,
लोन्स के रिगार्डिंग जो परेशानी है वो कई बार ज़्यादा देखने के लिए, फेस करने के लिए मिलती है। और यहाँ पर कर्क राशि में बुध ग्रह का विराजमान होना इन चीज़ों को थोड़ा अधिक बढ़ा देता है। इसके साथ साथ कुंडली के अष्टम भाव में बुध ग्रह का वक्री होना, ऐसे व्यक्ति का अपने छोटे भाई बहनों से मतभेद होना एक स्वाभाविक क्रिया बन जाता है। तो जितना भी हो सके अपने समाज से, अपने परिवार से व्यक्ति को जुड़ना काफ़ी ज़रूरी है। ये एक ज्योतिषीय उपाय के तौर पर भी कार्य करता है। कुंडली के 10वें भाव में बुध ग्रह जो वक्री होते हैं तो प्रोफेशनल अप एंड डाउन्स देखने के लिए मिलते हैं। और कुछ लोगों की कुंडली में जो जॉब का कंसेप्ट है वो मूवेबल है, व्यक्ति को बार बार ट्रांसफर्स फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर उसे वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए अपने व्यक्तिगत जीवन में, उनसे डरना या घबराना, भागना सही नहीं है। कुंडली के 12वें घर में बुध ग्रह का वक्री होना, ऐसा व्यक्ति, कुंडली का जो 12वां घर है वो हमारा इन्वेस्टमेंट से संबंधित हाउस है, हॉस्पिटल से रिलेटिव हाउस है। तो व्यक्ति अगर शेयर मार्केट में कार्य करता है या फिर बड़े लेवल का इन्वेस्टर है, तो जब भी व्यक्ति की कुंडली के अनुसार प्रोग्रेशन में बुध का वक्री होना या ग्रह गोचर के अनुसार बुध ग्रह का वक्री होना, उस समय थोड़ा सा सावधानी से इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। और एक राजनीतिज्ञ के रूप में या एक पॉलिटिशियंस के रूप में व्यक्ति को उस समय दिए जाने वाले जो भाषण्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को संभल के बोलने की आवश्यकता होती है। तो बुध ग्रह का कोई भी जो इवेंट है वो अच्छा और बुरा नहीं है। वक्री अवस्था ग्रह की पावर को 3 गुना करती है। उसी के अनुसार व्यक्ति को कुछ समय के लिए कुछ सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है जो कि ज्योतिष के उपाय के तौर पर देखी जाती है। तो अगर वो अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करें चीज़ें तो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा जितना वो लोग डरते हैं कि होगा। तो चलें, वेदांत जी के साथ हमने बात की काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में कि मैरिज में अगर इश्यूज़ हैं वो कैसे सॉल्व हो सकते हैं, आप डिप्रेशन में हो तो डिप्रेशन से बाहर कैसे आया जा सकता है, और भी बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए। तो वेदांत जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए और आपने इतनी इंपॉर्टेंट रेमेडीज़, इतने इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस हमारे साथ शेयर किए। उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी और समझेगी कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसको अंधविश्वास के दायरे में मत रखें, सीखें, समझें और तब विश्वास करें। तो ये थी हमारी आज की कॉन्वर्सेशन मिस्टर वेदांत जी के साथ। आपसे मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।